हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स टू क्विज टू के प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पे हम प्रीवियस टर्म के क्विज टू के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। T101 ये दे रहा है, T01 ये दे रहा है एंड T110 ये दे रहा है। अब U इज अ स्पैन ऑफ 1001 एंड 01। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए, हम चार ऑप्शन को आराम से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, TU is two dimensional subspace of R3। TU क्या है, U is this, ठीक है। सो U क्या है, U is span of what 1001 and 011, ठीक है। अब ये कब होगा टू डायमेंशनल, जब T of U which is span of, इसको V1 ले लो, इसको V2 ले लो, ठीक है। T of V1 एंड T of V2, ठीक है। जब ये स्पैन टू डायमेंशनल होगा, ये स्पैन टू डायमेंशनल कब होगा, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, या तो ये 2D होगा या तो ये 1D होगा, है ना। 2D तो नॉर्मली होगा, ठीक है। अगर होगा तो 2D हो सकता है मैक्सिमम। 1D कब हो जाएगा, जब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। बिकॉज अगर रिलेटेड हो गए तो इसका जो इसमें सिर्फ एक ही वेक्टर बचेगा। अगर दोनों एकदम डिपेंडेंट हो गए तो उसमें एक ही वेक्टर बचेगा, ठीक है। बेसिस में एक वेक्टर बचेगा तो उसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये दो TV1 एंड TV2 एक दूसरे लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं, TV1 इज दिस वन, ठीक है। सो इसका आउटपुट क्या है, 1 2 1। और TV2 क्या है, विच इज क्या है भाई, 0 1 1। आप नॉर्मली दिमाग लगा सकते हो चाहो तो, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे लीनियर डिपेंड कभी नहीं हो सकते। तो इसका डायमेंशन क्या है, 2 है। तो दिस इज टू डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ R3, ये राइट है। नाउ वेक्टर 1 -1 0 लाइज इन T माइनस यू, सॉरी TU, ठीक है। अगर ये वेक्टर TU में लाई करता है तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, पहले ये बताओ। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये और ये कंबाइन होके कभी ये दे सकते हैं। बिकॉज TU में अगर लाई कर रहा है तो TU के आउटपुट्स क्या हैं, ये आउटपुट्स है, ठीक है। बिकॉज TU स्पैन ऑफ दिस है, तो ये स्पैन है, ठीक है। उसका आउटपुट्स ये है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मुझे ये दे दे तो इसका मतलब क्या है कि TU में ये वाला वेक्टर भी लाई करता है। तो चेक कर लो, 1 2 1 सम अल्फा टाइम्स ए इज इक्वल्स टू बी 0 1 1 इज इक्वल्स टू किसके, 1 -1 एंड 0। बिकॉज अगर उसमें लाई करेगा तो मतलब उससे लीनियर डिपेंडेंट है ना। तो चेक करते हैं, यहाँ से हो गया ए, ठीक है, 2 2A प्लस बी एंड ये हो गया ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1 -1 एंड 0। यहाँ से निकला ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से ए इज इक्वल्स 1 निकला और यहाँ पे निकला 2A प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, यहाँ निकला ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर A1 निकला तो यहाँ पे 1 डाल दो, तो ये निकला 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1 एंड 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखोगे ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें लाई नहीं करता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन राइट हो गया ना। ऑप्शन थर्ड पे आता है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या पूछ रहा है, ये समझने में थोड़ा इशू हो रहा है मैक्सिमम लोगों को कि ये क्या बोल रहा है कि क्या कोई यू में ऐसा वेक्टर है, ठीक है, जो कि अगर इसके साथ कर्नल के साथ इंटरसेक्शन ले तो हमें अदर देन जीरो वेक्टर देते। मतलब मतलब अगर मैं यू को यू क्यू में ऐसा कोई वेक्टर निकल जाए जो कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन डालूँ अदर देन जीरो वेक्टर, ठीक है, उसको जीरो कर दे। मतलब यू जो है, यू में ऐसा एक वेक्टर निकल जाए जो कर्नल स्पेस में लाई कर रहा हो, ठीक है। मतलब हमें ऐसा कोई वेक्टर निकालना है, ठीक है। हमें पूछ रही है कि बट क्वेश्चन तो देख रहा है कि क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा कोई वेक्टर नहीं है। अगर मुझे ऐसा कोई वेक्टर मिल जाए, ठीक है, यू में, जो कि कर्नल स्पेस को, जो ट्रांसफॉर्मेशन को ज़ीरो कर दे, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बट अगर नहीं मिलता तो मतलब क्या है कि ऐसा यू में कोई वेक्टर नहीं है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ज़ीरो ज़ीरो कर दे।
ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे हम, टी ऑफ यू को इक्वल टू जीरो करेंगे, हमें चेक करेंगे कि हमें कोई यू मिल रहेगा। तो टी ऑफ यू क्या है, यू इज स्पैन ऑफ v1 एंड v2, ठीक है। तो यहाँ से टी ऑफ v1 स्पैन ऑफ टी ऑफ v1 एंड टी ऑफ v2, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लिखना a टाइम्स ऑफ टी ऑफ v1 प्लस b टाइम्स ऑफ टी ऑफ v2 इक्वल जीरो। सिंस हमें पता है कि टी v1 एंड v2 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसको इक्वल टू जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये स्केलर को जीरो होना पड़ेगा, है ना। लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का होता है कि इंडिपेंडेंट कब होगा, ये इक्वल टू जीरो कब होगा, जब स्केलर सारे जीरो हो जाए। तो इसका मतलब कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए u जो है, u में ऐसा कोई वेक्टर नहीं है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ज़ीरो कर दे। तो सेट u और कर्नल के बीच में इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ ज़ीरो वेक्टर ही मिलेगा। जब ज़ीरो 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 वेक्टर पास करेंगे तभी जो है हमारा आउटपुट ये हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट चीज़, द रेस्ट्रिक्शन सच दैट u इन R3 इज़ नॉट इंजेक्टिव। मतलब अगर हम अपने ये क्या बोलते हैं डोमेन को यू कर दें, R3 से यू कर दें, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंजेक्टिव नहीं रहेगा। बट सिंस हमने देखा कि यू में कोई कर्नल स्पेस नहीं है, कर्नल स्पेस ज़ीरो है, अगर कर्नल स्पेस ज़ीरो है मतलब कर्नल का डायमेंशन अगर ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव होता है। ये हम आगे देखेंगे क्यों होता है, ठीक है। बस ये याद रखो, अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज इक्वल्स टू जो कोडोमेन है, मतलब कर्नल का डायमेंशन ज़ीरो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंजेक्टिव होगा, दैट इज़ वन वन होगा, ठीक है। सो दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन सच दैट suppose L represent the affine space of the solutions of Ax equals B, let W be the subspace corresponding to affine space। affine space of solution मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस ढूंढो, ठीक है, सिंपल से। बट इसमें अफाइन स्पेस क्या होता है, ठीक है। सपोज मैं बोलूँ आपको, मैं एक इक्वेशन में एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू वाई इक्वल फाइव, ठीक है। इसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, 0,5, 1,4, ठीक है, -1,6, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसमें से आप एक चीज़ देख रहे होगे, ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहे, ओके, ठीक है। बट अगर मैं ले लूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल जीरो, ठीक है, ये जो है ओरिजिन से पास कर रहा है और ये एक वेक्टर स्पेस भी है। सो अफाइन स्पेस क्या होता है, अफाइन स्पेस इज शिफ्टेड वेक्टर स्पेस, ठीक है। जैसे ये क्या था, ये था एक्स प्लस वाई इज जीरो, ठीक है। इसमें जैसे मैंने 5 ऐड कर दिया, तो मैंने क्या किया, ये एक वेक्टर स्पेस था, इसमें एक सिंगल पॉइंट ऐड कर दिया 5, ठीक है, ये बन गया अफाइन स्पेस, ठीक है। अगर इसको उसको फॉर्मूले में ले लो, अफाइन स्पेस इज पॉइंट प्लस डायरेक्शन, ठीक है। मैंने इसको ट्रांसलेट किया, ये जो एक्स प्लस वाई इसको जीरो था, इसको मैंने ट्रांसलेट किया 5 पॉइंट से, दिस इज अफाइन स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है मुझे, यहाँ पूछ रहा है मुझे, लेट डब्ल्यू बी द सबस्पेस करस्पॉन्डिंग टू अफाइन स्पेस, सबस्पेस इज दिस पॉइंट। मुझे ये इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसका पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से मुझे सेग्रीगेट करना पड़ेगा हमारा पॉइंट क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो सिंपल सा, एकदम सिंपल, -x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -1, तीसरा है x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब आप तीनों को सॉल्व करोगे, चाहो तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लो, ठीक है, जैसे हम सॉल्व करते हैं। इसको उठाता हो 2 स्पीड है, इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, क्या करेंगे, कट, फक क्या किया मैंने,
ठीक है, जो भी है इसको मैं लेके आता हूँ, कहाँ पे लेके आऊँ इसको, इसको ऊपर ऊपर लेके साइड में क्या, ठीक है, तो साइड में लेके आते हैं खोपचे में। इसको मैं उस तरह सॉल्व करता हूँ रोटेशन फॉर्म से, -1 1 -1, ठीक है, 1 -1 1 1 0 1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1 -1 0। रोटेशन लगाओ, ये दोनों R1 टेंस टू R1 प्लस R2, यहाँ से हो गया 0 0 0, ये 0, ये 1 -1 1 -1, ये हो गया 1 0 1 0, ठीक है। अगेन वापस से लगाओ, इसमें क्या लगाएंगे, R2 टेंस टू R2, इन दोनों को कर सकते हैं -R3, ठीक है, यहाँ से हो गया 0 0 0 0 -1 0, ये हो गया 1 0 1, और यहाँ पे क्या बचा 0 -1 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, इसको यहाँ मान लो ये x y z था, ठीक है, तो यहाँ से निकल आया -y इज इक्वल्स टू -1 एंड x प्लस जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ सॉल्यूशन क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा एक तरह से ये, तो y इज इक्वल्स टू 1 निकल आया। यहाँ पे मैं x z को अगर t ले लूँ तो x क्या हो जाएगा -t, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या निकला है, t 1 एंड -t। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसी को हम बोलते हैं अफाइन स्पेस का सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हो गया L। अब इस L को हम कर सकते हैं पॉइंट प्लस डायरेक्शन के फॉर्मेट में, तो वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हटाना चाहते हैं, जैसे होता है 0 1 एंड 0। यहाँ क्या किया मैंने, सपोज यहाँ 0 मान लिया और यहाँ पे 0 था, तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ +0, ये हो गया t 0 एंड t, यहाँ से निकल गया 0 1 0 प्लस t 1 0 1। सो दिस इज द डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखोगे ये W इज स्पैन ऑफ दिस, ये आपका आंसर। गुड। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन विच इज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सकता है t² t एंड रैंक इज 2, ठीक है। अभी जिसको नहीं पता मैं नॉर्मली बता ही देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोगों ने नहीं समझा होगा ये चीज़। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक मशीन है कि यहाँ से आलू डाला, यहाँ से सोना निकला, ठीक है, यहाँ से एक इनपुट वेक्टर डाला, उसने आउटपुट वेक्टर दिया। जैसे सपोज मैं खड़ा हूँ एक रूम पे, ठीक है, अंधेरे वाला, अंधेरा रूम है, थोड़ा बहुत लाइट है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे ऊपर एक रोशनी पड़ी, रोशनी क्या करेगी, मेरी एक परछाई बना देगी दीवार पे या ज़मीन पे, तो कर रही है वो मेरे कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है ज़मीन पर, 3D से 2D प्लेन में कन्वर्ट कर रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरे कोऑर्डिनेट्स का। उस तरह जैसे यहाँ पे मैथमेटिकली बोलो, सपोज मैं बोला एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स वाई जेड सच दैट इट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड, ठीक है। मैंने यहाँ इनपुट वेक्टर लिया 1 1 1, तो उसने क्या किया, क्या R3 को कन्वर्ट किया 2 में, 2,2, ठीक है, सिंपल। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं कुछ भी R3 में कोई वैल्यू डालूँ मुझे हमेशा R2 मिलेगा, तो बोल सकता हूँ इसका जो R3 का इमेज जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद R2 बन जा रहा है। सो दिस इज इमेज, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इट इज़ R2, मतलब हर वेक्टर जो R2 में कन्वर्ट है। R2 में तभी बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इसके सारे ट्रांसफॉर्मेशन R2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब R2 मुझे सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा मुझे कि जो 0 1 और 1 होगा कि R3 मिल जाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। गुड। नाउ व्हाट इज कर्नल, कर्नल क्या बोलता है, कर्नल इज सेट ऑफ वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर वेक्टर सेट जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमें 0 0 वेक्टर दे दे। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं -1 1 एंड -1 अगर ये वेक्टर लूँ तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे हो जाएगा 0,0, तो इसने ट्रांसफॉर्मेशन को 0 0 कर दिया। तो ये जो वेक्टर हैं ये हमारे कर्नल वेक्टर्स के कर्नल स्पेस में जाएंगे। दिस इज कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, -1 1 एंड -1।
इस तरह -2 2 एंड -2 ये भी हो सकता है, -3 3 एंड -3 ये भी हो सकता है। सो मतलब कर्नल ऑफ टी इज स्पैन ऑफ -1 1 एंड -1, ठीक है। अब जब कर्नल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिंस एक बेसिस वेक्टर है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 1, और उसका डायमेंशन 1 हो गया तो उसकी नलिटी क्या हो जाएगी, नलिटी भी हो जाएगी 1। अब नलिटी हो गई 1, तो बाय रैंक नलिटी से हमें पता है डायमेंशन इज 3 इज इक्वल्स टू रैंक प्लस नलिटी। तो रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक हो जाएगी 2। रैंक 2 का मतलब क्या है कि ये जो है इसके डायमेंशन को कम कर रहा है एक। अगर रैंक 1 होता तो इसको डायमेंशन को 2 तरीके से कम कर रहा होता, ठीक है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। एक और चीज़, अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल में एक भी वेक्टर है तो वो कभी इंजेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो -1 1 एंड -1, ठीक है, ये क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन को 0 0 कर रहा था। इसी तरह -2 2 एंड -2, ये इसने भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर दिया, 0 0 कर दिया। मतलब इंजेक्टिव क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव बोलता है टी ऑफ x1 इज इक्वल टू टी ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 शुड बी इक्वल टू x2। बट यहाँ पे तो ये चीज़ प्रूव ही नहीं हो रही है ना। तो इसलिए अगर कर्नल में कोई एक भी वेक्टर है, अगर नलिटी 1 है, तो कभी वो इंजेक्टिव नहीं हो सकता। ये याद रखना, बहुत काम आएगा एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ज़्यादा समझा दिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी, रैंक इज इक्वल्स टू 2, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी का मतलब क्या है, मतलब और किसी भी वेक्टर पे अगर हम 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो वो पुराने ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल ही है। अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ट्वाइस गिव्स द सेम रिजल्ट एज अप्लाइंग इट वंस। मतलब टी ऑफ v1 v इज इक्वल्स टू टी ऑफ v, ठीक है, इसका मतलब ये। ओके, अब रैंक इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, सिंस R3 है बट रैंक 2 है, मतलब क्या है, वो उसको 3D को एक 2D प्लेन में कन्वर्ट कर रहा है, एक प्लेन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर प्लेन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, रैंक 2 है मतलब नलिटी 1 होगी, नलिटी 1 होगी मतलब ये इंजेक्टिव तो नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने पहले बताया था। सो टी इज़ नॉट इंजेक्टिव, ये सही है। इमेज ऑफ टी इज R3, क्या R3 रहेगी इमेज, सिंस रैंक 2 है तो R3 में कैसा रहेगा, तो R3 इमेज तो नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। ये सही नहीं है बट ये तो सही है, बिकॉज नॉट इंजेक्टिव बोला है, मतलब ये ऑप्शन सही है। सिंगल करेक्ट है मतलब यही राइट है ऑप्शन। अब टी मैप्स एवरी वेक्टर इन R3 टू वेक्टर विद एटलीस्ट 1 0 कंपोनेंट। ये बोल रहा है कि ये जो टी एक्स वाई जेड जो है, ये हमेशा एटलीस्ट एक्स वाई जेड में से एक जो है वो 0 रहेगा। क्या ये ट्रू है हमेशा, प्लेन तो कुछ भी हो सकता है, प्लेन है बोलो, इससे मतलब क्या हो रहा है, इसी ये बोलने का मतलब है 3D को एक प्लेन में कन्वर्ट करे। और वो प्लेन ये भी हो सकता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, ये भी एक प्लेन है। बट ये थोड़ी एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन की तरह है, इसमें एक कॉम्पोनेंट 0 तो नहीं है, यहाँ पे जेड कॉम्पोनेंट भी है, तो इसलिए प्लेन होगा, ठीक है। बट वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक कॉम्पोनेंट 0 हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन नहीं होगा, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है। बट ये बोला एवरी टाइम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे भी हमने देख लिया था सिंगल ऑप्शन करेक्ट से, ये राइट था, बट ये समझने के लिए। अब टी इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बिकॉज रैंक 2 है, रैंक 3 होता तो मैं सोचते आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे, इनर प्रोडक्ट के ऊपर। ये बोल रहा है लेट इनर डेट दिस डिनोट्स द इनर प्रोडक्ट ऑन R2 सच दैट, इनर प्रोडक्ट ऐसा होता है सबको पता है, ठीक है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ यू इज इक्वल टू दिस, हमें पता करना है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, आइसोमॉर्फिज्म है ये। 1 1 का मतलब क्या था, 1 1 मतलब मैंने बताया टी ऑफ x1 इज इक्वल टू टी ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। ऑन 2 का मतलब क्या है, इमेज इक्वल टू कोड ऑफ मैप, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज है
उसके कोडोन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इज आर टू से ये यू वी इनर प्रोडक्ट आर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, समझ लेता हूँ 3,2 और 4,5, इसका इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगा मुझे, इसका मिलेगा 12 प्लस 10 विच इज़ 22। अब एक और वेक्टर लेते हैं, 2,3 एंड 5,4, इसका क्या मिलेगा 10 प्लस 12 दैट इज 22। तो वेक्टर्स दोनों अलग हैं बट आउटपुट सेम है, तो क्या ये वन वन है, नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। टी इज ऑन टू फॉर ऑल। ठीक है, अब ऑन टू तो ऑब्वियसली होगा, देखो बिकॉज आर में ही है और यहाँ पे आर तो हमें हमेशा मिल जाएगा, तो ऑन टू तो है बिना कहे। टी इज नॉट ऑन टू, नहीं। आइसोमॉर्फिज्म है, नहीं है, बिकॉज ऑन टू नहीं है। सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट दो चीज़ है, इसमें इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या दो चीज़ याद रखना, ठीक है, दो मेन चीज़ें जो याद रखते हैं तो आपको इक्विवेलेंस का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। फर्स्ट क्या है, एक मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कब कहलाएगा, ए और बी इक्विवेलेंट कब है, जब ए इज इक्वल्स टू पी बी क्यू। ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू सपोज पी बी इनवर्स ए क्यू इनवर्स। मतलब ए और बी इक्विवेलेंस तभी कहलाएंगे जब उसको इस फॉर्मेट में लिख सकें जहाँ पे पी एंड क्यू जो है वो इन्वर्टिबल वेक्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, एक ये, दूसरा बोलता है कि अगर दो मैट्रिक्स का रैंक सेम है, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या पूछा है, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर which are the following are sufficient to conclude a and b is equal a is equivalent to b, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये। अब ये तो सबसे पागल वाला है, ठीक है, वो तो पैसे ही रॉन्ग है। अब इस चीज़ पे आता हूँ, नलिटी ऑफ ए इज नलिटी ऑफ बी। मैं रैंक का तो बोला, बट अगर रैंक किसी का, अगर नलिटी किसी का इक्वल है तो उसका रैंक भी इक्वल होगा बिकॉज ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो अगर रैंक नलिटी सेम है तो भी इक्वलेंट कहलाएगा बिकॉज ऑर्डर सेम है उसका। ठीक है, अ सेट ऑफ कॉलम ऑफ ए एंड सेट ऑफ कॉलम ऑफ बी आर बोथ लीनियरली डिपेंडेंट। इससे इससे आप सोचोगे लीनियर डिपेंडेंट से रैंक पता पड़ जाएगा, बट सेट ऑफ कॉलम, ठीक है, सेट ऑफ इससे रैंक से ये पता पड़ गया कि क्या बोलते हैं, सॉरी, सेट ऑफ कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट होने से मतलब नहीं है, बिकॉज रैंक हमें वहाँ तक नहीं पता इसका रैंक कितना होगा। ठीक है, हो सकता है एक इसका इसका इक्वल हो, ठीक है, बट किसी का ना भी इक्वल हो, तो रैंक से, रैंक अगर जब तक रैंक नहीं दिया है हम उससे नहीं पता कर कंक्लूड कर सकते कि ये कॉलम जो है इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। आप मुझे पता है, आप बहुत सारे सोच रहे होंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल दिया, अगर सेट ऑफ कॉलम्स ऑर्डर सेम है तो उसका लीनियर इंडिपेंडेंट रैंक सेम होना चाहिए, बट ऐसे डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें उसमें बीच में होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं है मेरे हिसाब से। आगे ना आप जाके चेक कर सकते हो गूगल पे, मुझे नहीं लगा कि डायरेक्टली कंक्लूड करना कि सेट ऑफ कॉलम्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है दोनों के तो उससे आपको रैंक पता पड़ जाएगा। नाउ थर्ड ऑप्शन इज देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स सी सच दैट ए इज इक्विवेलेंट टू सी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू सी। तो ये तो वही हो गया कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल है, तो वही चीज़ है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एन क्यू ऑफ ऑर्डर एन सच दैट पी ए इज इक्वल टू क्यू ए। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ तो बोला था, बट ये कहाँ से आ गया, इसको करने की कुछ नहीं है, यहाँ पे पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, पी इनवर्स से कर दिया तो ये आई बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पी इनवर्स ए इज इक्वल टू बी क्यू। अब पी इनवर्स को एक्स मानो तो एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी ऑफ क्यू, वही चीज़ है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये अगेन मुझे कॉन्ट्रोवर्शियल लगा इसलिए मैंने नहीं किया, ये एंड ये एंड ये तीन ऑप्शन। तो चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है, अन क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, मुझे पूछा है टी इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ के इक्वल्स टू -1। तो टी इंजेक्टिव का होगा, टी इंजेक्टिव होगा जब ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो जाए, वाई प्लस जेड इक्वल जीरो हो जाए,
एंड एक्स प्लस जेड प्लस के वाई इक्वल 0 हो जाए। तो कर देते हैं हम मैट्रिक्स ये अपना ऑगमेंटेड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 1 सॉरी 1 K 1। ठीक है, एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, इसके इंजेक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसका इंजेक्टिव मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाए। क्यों? अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो गया इसका मतलब क्या है? इसके कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? इसका रैंक जो है वो फुल है। अगर रैंक फुल है मतलब नलिटी ज़ीरो है। नलिटी ज़ीरो है इसका मतलब क्या है? कर्नल में कोई वेक्टर नहीं है। कर्नल में कोई वेक्टर नहीं है मतलब क्या है? वो इंजेक्टिव होगा। ठीक है, तो हमें अब रुकना होगा, हमें वो वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी जहाँ पे के जो है नॉट मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल ज़ीरो। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करें। डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 × 1 - k। ठीक है, -1 ऑफ -1 विच इज 2 - k। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये नॉट बी इक्वल ज़ीरो कब होगा? जब k इज नॉट इक्वल टू 2। बट यहाँ पे क्या लिखा है? इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ k इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये तो नहीं है। ठीक है, now dimension of kernel is 1 when k is -2, but dimension of kernel is 1 when k is -2। अब डायमेंशन 1 कब होगा? ठीक है, डायमेंशन 1 तब होगा जब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कब होगा? जब k 2 होगा। k 2 होगा तब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0 हो जाएगा। तब इसका जो रैंक है वो लेस देन एन के हो जाएगा और कर्नल में कोई वैल्यू आएगी। बट यहाँ पे तो -2 लिखा हुआ है, तो ये नहीं है। ठीक है, कैसे याद करना है मगर नहीं समझ रहा। देखो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो जाए तो कॉलम्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, कॉलम्स अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रैंक जो है वो इक्वल्स टू डायमेंशन हो जाएगा। रैंक और डायमेंशन हो गया इसका मतलब क्या है? नलिटी ज़ीरो हो गई। नलिटी ज़ीरो हो गई इसका मतलब क्या है? कि कर्नल में कोई वैल्यू नहीं है। कर्नल में कोई वैल्यू नहीं है मतलब इंजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नल में अगर वैल्यू चाहिए तो के शुड बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन गलत है। इमेज ऑफ टी इज़ अ प्लेन इन R3 फॉर ऑल के। नहीं, बिकॉज अगर के 2 हो गया तो इसकी नलिटी 1 हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू। वेक्टर 1 1 1 इज इन कर्नल ऑफ फॉर सम की। 1 1 1 जो है कर्नल में हो सकता है फॉर सम की के लिए। इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? इसमें वैल्यू डाल दो, सिंपल सा। कैसे? यहाँ टी ऑफ क्या बोला है? 1 - 1 एंड 1। तो यहाँ पे ये इज इक्वल्स टू 1 - 1 0। ठीक है, मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। -1 1 0, यहाँ पे 1 - 1 0 प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस के फिर 0 0 0 -के। अगर यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ यार? x + k + k + z। हाँ, अगर k 0 हो जाए, ठीक है, तो ये कर्नल में होगा। इसके होगा ना? होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज ट्रू। वेक्टर 1 - 1 इज इन कर्नल ऑफ दिस। कुछ अगर मैं यहाँ पे के 0 डाल दिया, 0 डालना पड़ेगा ना? के 1 - 1, हाँ 1 माइनस नहीं नहीं 0 भी डालना पड़ेगा। भाग, क्या दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे? x + z है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 + k, सॉरी -k। तो हो जाएगा 2 - k इक्वल्स टू 2 पर जो है वो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा मतलब ये वाला आंसर राइट है। ये ऐसे भी राइट दिया था। ठीक है, तो ये राइट हो गया अभी हमारा पहला आंसर। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो वेक्टर वी सच दैट टी वी इज इक्वल टू वी। टी वी इज इक्वल टू वी प्रूव करना है, तो चेक करते हैं। टी वी इज इक्वल टू वी मतलब क्या है? x + y + z and x + z + ky शुड बी इक्वल टू x y z। ये प्रूव करना है।
तो इसका मतलब क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई, एंड एक्स प्लस जेड प्लस के वाई इज इक्वल्स टू जेड। यहाँ से प्रूव कर सकते हो वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से हो जाएगा जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ वाई और जेड इक्वल ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल्स टू जेड विच इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अगेन दिस इज राइट, there does not exist a non-zero vector such that t is equal to 0। तो ये ऑप्शन भी राइट, ये एंड ये दो ऑप्शन राइट हो गए हमारे। ओके गुड, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना नीचे है, सपोज t is equal to r3r is a linear transformation of t of x this, let a be the matrix representation of t with respect to order standard, ठीक है, for both domain and codomain। if b is equivalent to a, the rank of b क्या होगा? तो रैंक ऑफ ए फाइंड करो, और ए क्या है, ए इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, इसको ले लो, ये सिंस 3 डायमेंशन में, ठीक है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 -2 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। अब चेक करो क्या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से डिपेंड है, नहीं है, नहीं है तो इसका रैंक क्या है इस मैट्रिक्स का, ये ए मैट्रिक्स है, इसका रैंक क्या है 2, इसका रैंक 2 है, ए इज सिमिलर टू बी, तो बी का रैंक भी क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। बस दिस वॉज इट, इतना ही था। आई होप आपको अब तक यार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन देख लिए, इंजेक्टिविटी इन सब के ऊपर आते हैं, सिमिलर वेक्टर्स के ऊपर, सिमिलर मैट्रिक्स के ऊपर आ सकते हैं, इंजेक्शन सर्जेक्शन, ऑन टू, वन टू, कर्नल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस टर्म के ही है, ठीक है। सो पहले ट्रांसफॉर्मेशन समझ लें, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अफाइन स्पेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन हम देख लिया कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लिया, कर्नल से आपको ऑन टू सर्जेक्ट ये सब निकालना है, सब देख लिया आपने। सो इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।